गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 20 जनवरी 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज का जो न्यूज़पेपर होने वाला है वो काफ़ी छोटा है। देखिए, बहुत सारे कारण हैं इसके छोटे होने के। सबसे बड़ा कारण यही है कि जो आर्टिकल यहाँ पर साइंस एंड टेक से आते थे, कुछ एक्सप्लेन्ड आता था, वो आज कुछ भी नहीं दिया गया है। तो इसी वजह से हमारा जो न्यूज़पेपर होगा वो आज छोटा होगा, लेकिन हम अच्छे से समझेंगे क्या क्या आर्टिकल्स दिए गए हैं, यूपीएससी के साथ उनकी क्या रेलिवेंस है। तो पहला आर्टिकल यहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेज मोर टाइम टू बिल्किश केस कॉन्विक्स। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम एक बार केस पे दोबारा चले जाते हैं कि बिल्किश बानो का केस एक्चुअली में है क्या। 2002 के अंदर एक केस होता है जो कि बिल्किश बानो केस के नाम से जाना जाएगा, आज भी जाना जाता है। 2002 में ये बिल्किश बानो नाम की जो औरत है, वुमन है, वो उनके साथ में ये केस की घटना होती है। वो एक ऐसी औरत थी जो गोधरा में अपने परिवार के साथ शांति से रह रही थी, और उसके बाद एक दिन क्या होता है 2002 में कि दंगे शुरू हो जाते हैं। अब गोधरा में जब ये रह रहे हैं तो इनको डर लगता है कि कहीं इनके साथ भी या इनकी फैमिली के साथ भी कोई आके कुछ कर ना दे। तो ये सारा परिवार 12 लोग एक साथ निकल जाते हैं यहाँ से, अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कहीं बाहर जाने को। किसी रिलेटिव के घर ये जाना चाहते थे, या बोल सकते हैं कि जो रीजन था जहाँ पे दंगे बहुत ज़्यादा थे उससे बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन बीच ही में इनको क्या होता है कि कुछ लोग, जिसमें से 11 कन्विक्स यहाँ पर हैं, एक ने फांसी लगा ली थी। ये 12 लोग आकर इनको बीच ही में एज अ मोब की तरफ पकड़ लेते हैं। और इनका जो परिवार था, बिल्किश बानो उस समय पहली बात तो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसके अलावा 2 साल के उसके बच्चे थे परिवार के अंदर। और ये लोग जब यहाँ पर आते हैं 12 लोग, तो ये बिल्कुल भी बिल्किश बानो के ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाते हैं, और ये उसके साथ गैंग रेप करते हैं सबसे पहले। और जो उसका बच्चा था और पूरे परिवार के जो 11 सदस्य थे, उन सबको यहाँ पर मार देते हैं, मास मर्डर किया जाता है। रीज़न यही, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। तो ये सब होने की वजह से, और 2002 में फिर बिल्किश बानो जब यहाँ पर ज़िंदा बच जाती हैं तो वो वहीं के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर करवाती हैं। और ये जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, इसके ऊपर यहाँ पर जो उस समय पे इंस्पेक्टर बैठे हुए थे, वो रेप की उनकी उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं, रेप को वो इसके अंदर नहीं डालते हैं। इसी वजह से यहाँ पर गुजरात के अंदर ये सारी घटना होती है। गुजरात की इस घटना को ध्यान में रखते हुए ये जो केस था 2002 में गुजरात के हाई कोर्ट के पास जाता है। गुजरात के हाई कोर्ट से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई जाती है बिल्किश बानो के द्वारा कि उनको बार बार मारने की धमकी आ रही है, तो उनकी सेफ्टी को खतरा है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट इस केस को महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और महाराष्ट्र के जो हाई कोर्ट है उनके पास भेज देते हैं। महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में ये केस चलता है, और 2008 को फाइनली 6 साल के बाद जो ये एक्यूज थे, इनको जाकर यहाँ पर सज़ा मिलती है, जेल मिलती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इनको दिया जाता है, आजीवन कारावास की सज़ा इनको सुनाई जाती है। और उसी के बाद से अब हम देखेंगे कि अब क्या। देखिए, 2022 में क्या होता है ना कि यहाँ पर गुजरात हाई कोर्ट, ये लोग कुछ पिटीशन लगाते हैं और गुजरात हाई कोर्ट इनको छोड़ देता है। कहता है कि इन्होंने 15 साल से ज़्यादा यहाँ पर अपनी सज़ा भुगत ली है, लेकिन फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं बिल्किश बानो, और उनको लगता है कि ये उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनका पूरा का पूरा परिवार इस चीज़ के साथ चला गया, इस केस में चला गया था, इन्होंने उनको मारा था। अब वो बाहर आकर उनका एक नया परिवार बना है, तो हो सकता है कि उनकी सेफ्टी को फिर से यहाँ पर खतरा हो सकता है, वो फिर से उनको मार सकते हैं। और इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट उनकी पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि ये जो छोड़ा गया है, ये तो गुजरात हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में था ही नहीं। जो फैसला अगर महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने सुनाया था, तो महाराष्ट्र हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट इनको छोड़ सकते थे। तो इन्हें कुछ कारणों की वजह से सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि आपका जो ये छोड़ना था वो गलत है, और इनको दोबारा से गिरफ्तार किया जाए। इनको 2 हफ्ते का, 9 जनवरी को ये रिपोर्ट आने के बाद 2 हफ्ते का यहाँ पर टाइम दिया जाता है कि वापस से आके ये सरेंडर हो और जेल में आ जाएं। लेकिन अब ये लोग कुछ बहाने बना रहे हैं, कहीं कहीं कोर्ट के पास कुछ कुछ भेज रहे हैं, जैसे किसी के बेटे की शादी है, कोई यहाँ पर किसी को कोई काम है, तो वो समय की ज़्यादा मांग करें कि हमें 10 दिन 20 दिन और दे दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस चीज़ से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है
कि ऐसा नहीं होगा। आपको आने वाले सैटरडे यानी कल का जो टाइम है उसी दिन यहाँ पर सस्पेंशन अपना देना पड़ेगा, सस्पेंड होना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल तक की तरफ बढ़ते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कह रहे हैं द प्रॉब्लम विद इंडियाज साइंस मैनेजमेंट। देखिए जो आर्टिकल लिखा गया है गौतम आर देसी राजू के द्वारा, और ये बता रहे हैं कि इंडिया का जो प्रशासन है ना, साइंस के अंदर जो प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके अंदर कुछ समस्याएं हैं, दिक्कत यहाँ पर है। क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कुछ चैलेंजेस बताए गए हैं, उन्हीं में कुछ सुधार करने की भी बात की गई है। तो सबसे पहले हम चैलेंजेस को एक एक करके देखते हैं। कहते हैं कि इनएडुकेट फंडिंग होती है इंडिया में। अगर हम देखें कि साइंस के ऊपर, साइंस के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उसके ऊपर यहाँ पर केवल पूरा 0.7% जो हमारी जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसका केवल 0.7% ही यहाँ पर खर्च किया जाता है, फंड किया जाता है। लेकिन जब हम इनको किसी और कंट्रीज से कंपेयर करते हैं, जैसे कि यूएसए से कंपेयर करें, तो उनको 3.5% ऑफ उनकी जीडीपी का दिया जाता है। चाइना से करें तो 2.4% उनकी जीडीपी का उनको मिलता है। तो इंडिया में ये बहुत ही कम दिया जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर पैसे की बहुत कमी है, जिसको बढ़ाना चाहिए, जिसको ज़्यादा देना चाहिए, ताकि जो साइंस का मैनेजमेंट है यहाँ पर, कि वो मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए, वो यहाँ पर और सुधार ला सके। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि कैसे एक साइंटिस्ट को ही जब प्रशासक बना दिया जाता है तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या जटिलताएं देखने को मिलती हैं। तो साइंटिस्ट को एज ए एडमिनिस्ट्रेशन तो बना देते हो, अब वो किसी चीज़ में तो हमें पता है कि साइंटिस्ट क्या है, कि बहुत ही एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, साइंटिस्ट है, वो रिसर्च में एक्सपर्ट है। लेकिन जब मैनेजमेंट की बात आती है तो हमें पता है कि मैनेजमेंट का खुद का अलग अलग कोर्सेज हैं, जैसे कि एमबीए की बात कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट के लिए किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को अलग से यहाँ पे ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। आप अगर कल को आईपीएस आईएएस बन जाते हैं, खासकर आईएएस अगर बन जाते हैं, तो आपको 2 साल के लिए ट्रेनिंग पर जाना पड़ेगा। तो ये क्या है कि आपको अच्छे से ट्रेन करना पड़े। लेकिन क्योंकि यहाँ पर साइंटिस्ट ज़्यादा ट्रेनिंग उनको मैनेजमेंट की मिली नहीं है, इसी वजह से समस्याएं देखने को मिलती हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। देखिए जो ड्यूअल रोल होता है ना एक साइंटिस्ट का, कि वो कभी कभी एक बार साइंटिस्ट है, फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर भी है सेम ही इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ले आएंगे। वो उसी में साइंस में रिसर्च कर रहे हैं, एक साइंटिस्ट बने हुए हैं, उसी इंस्टीट्यूशन में आईआईटी के अंदर वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, वो मैनेज कर रहे हैं पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन को। तो ये क्या दिखा रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहा है, 2 रोल हो गए हैं ना। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो क्वालिटी कंट्रोल है उसमें कमी देखने को मिलेगी, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जैसे कि हाई प्लेगरिमेजेस रेट्स देखने को मिलेंगे। कभी कभी जब यहाँ पर रिसर्च को पब्लिश करने की बात आती है तो बहुत सारी पेड पब्लिकेशन देखने को मिलती है, लोग पैसे देके अपने रिसर्च पेपर्स को यहाँ पर पब्लिश करवाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है जो साइंस सेक्टर है उसकी इंटीग्रिटी को। अब रिफॉर्म क्या किया जा सकता है, देखिए रिफॉर्म में यहाँ पर हो सकता है कि एक सेपरेशन होना चाहिए। सबसे पहले तो हमने देखा कि ड्यूअल रोल है साइंटिस्ट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसमें सेपरेट कर दीजिए आप, साइंटिस्ट को अलग कर दीजिए, मैनेजर जो आएंगे मैनेजमेंट करने के लिए उनको यहाँ पर अलग से बना दीजिए। ये मॉडल सीखा जा सकता है, जैसे बहुत सारी ऐसे साइंस के एस्टैब्लिशमेंट है वर्ल्ड वाइड के अंदर, इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे इस मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों के रोल को अलग अलग रखा जाता है, इससे जो एफिशिएंसी है ना वो बढ़ जाती है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर अमेरिका के मॉडल से भी कुछ सीखना चाहिए। देखिए अमेरिका ने ना एक मिडल वे किया है, उन्होंने ना तो ये काम किया है कि उन्होंने सेपरेट कर दिया है पूरा का पूरा यहाँ पर साइंटिस्ट को और एडमिनिस्ट्रेशन को, ना ही उन्होंने ये किया है कि उन्होंने दोनों एक ही इंसान को काम दे दिए हैं। उन्होंने एक मध्यम मार्ग बना लिया है, मिडल मार्ग यहाँ पर या मिडल वे जो है वो बना लिया है। क्या है अमेरिका का, कि वो जब साथ में साइंटिस्ट से रिसर्च करवाते हैं ना तो उसी साथ में उनको मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी शुरू से ही देते रहते हैं। तो ये एक मैनेजमेंट की जो ट्रेनिंग उनको मिलती रहती है बार बार, ये इम्पोर्टेंट बन जाती है यहाँ पर कि कैसे वो लोग यहाँ पर काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ए केस ऑफ एस्टैब्लिश लो लैगिंग बिहाइंड न्यू टेक। देखिए ये आर्टिकल जो है लिखा गया है अतानु विश्वास के द्वारा, वो एक प्रोफेसर है स्टैटिस्टिक्स के यहाँ पर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में,
और वो बात कर रही हैं कि जो न्यूयॉर्क टाइम है उन्होंने यहाँ पर एक केस किया हुआ है ओपन आई पे। ओपन आई क्या है? ओपन एआई जो है ये है आपकी यहाँ पर एक कंपनी जिसने चैट जीटीपी को बनाया है। चैट जीटीपी से सब लोग अवगत हैं, यहाँ पर हम सबको पता है एक रेवोल्यूशनाइज करने वाली टेक्नोलॉजी सामने आई है। लेकिन ये जब न्यूयॉर्क टाइम इनके ऊपर यहाँ पर केस करते हैं तो वो केस करते हैं कि ये जो ओपन एआई है और जो माइक्रोसॉफ्ट है, देखिए क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के पास यहाँ पर ओपन एआई के 40 से ज़्यादा % शेयर यहाँ पर है, तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि कॉपीराइट को इन्फ्रिंजमेंट करते हैं। यानी कि कॉपीराइट्स जो मिले हुए हैं कि कोई भी किसी का सामान है और एक ओनर को उसके जो भी उन्होंने छापा है उस ओनर को उसके अधिकार मिलते हैं कि उसके अलावा कोई और उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करे, उनका नाम बिना यूज़ किए हुए, उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर उल्लंघन होते हुए दिखाई दिया है पहले भी। क्योंकि ये जो एआई है ये यहाँ पर कहीं से भी कोई भी आर्टिकल उठा लाती है और उसके बाद में ये भी नहीं बताते कि आर्टिकल एक्चुअली में लिखा किसके द्वारा गया है, या कोई भी 4-4 लाइनें वो अलग अलग जगह से उठा लेती हैं। तो ये उन्होंने केस किया था। अब न्यूयॉर्क टाइम्स का क्लेम ये है कि जो कंपनीज़ हैं ये जब डेवलप कर रही हैं एआई प्रोडक्ट को, यहाँ पे अभी डेवलपिंग फेज़ में ही है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा एआई प्रोडक्ट्स यहाँ पर डेवलप हो चुके हैं, डेवलपिंग फेज़ के अंदर है, तो ये फ्री राइडिंग ले रही हैं कि किस प्रकार से ना ही तो ये उनको किसी को पैसे दे रही हैं किसी दूसरी कंपनीज़ को जहाँ का मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये फ्री राइडिंग करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है कहीं ना कहीं जो जर्नलिज्म के अंदर न्यूयॉर्क टाइम डालता है उस इन्वेस्टमेंट का ये लोग यहाँ पर मज़े ले रहे हैं। देखिए अगर आप न्यूयॉर्क टाइम से कुछ सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप क्या करोगे? या तो आप उनका न्यूज़पेपर लोगे, राइट, न्यूज़पेपर लोगे तो आप न्यूज़पेपर के पैसे देंगे, या डिजिटली आप अगर न्यूज़ देखेंगे तो आप उनकी ऐड देखेंगे, या फिर आप डिजिटल सब्सक्रिप्शन लेंगे उनका। तो एक तरीके से कोई भी जितना इन्वेस्ट वो करते हैं किसी स्टोरी को बनाने में उतना ही उनको पढ़ने वाले भी उनको दे देते हैं। लेकिन जब यहाँ पर एआई की बात आ रही है तो वो उनको बदले में उनसे प्रोडक्ट तो ले रहा है, उनकी बनाई हुई रिसर्च तो ले रहा है, लेकिन बदले में उनको दे कुछ नहीं रहा, ना ही सब्सक्रिप्शन दे रहा है, ना ही पैसा दे रहा है, इवन ना ही उनका नाम दे रहा है। तो इस वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। ओपन एआई की तरफ से बात करें तो ओपन एआई का बोलना है कि देखिए अभी हम इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं चैट जीटीपी जैसी, जो कि एक मान्यता के लिए यही अच्छा है, एक टेक्नोलॉजी में हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी वजह से ये जो मॉडल है ये ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पज़ से बनाया जा रहा है और इसको परमिशन मिलनी चाहिए फेयर यूज़ के अंदर। मैं बहुत बार यहाँ पर बता चुकी हूँ कि फेयर यूज़ का मतलब क्या होता है कि आप लोग टीचिंग के लिए, रिसर्च के लिए किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो जो कि कमर्शियली आप उसको नहीं एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो वो फेयर यूज़ की कैटेगरी के अंदर यहाँ पर कॉपीराइट में आएंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे जो लॉ सूट पहले भी ऐसे करवाए गए हैं एआई सर्विसेज के खिलाफ में या वेब कंटेंट के खिलाफ में जो बिना पैसे के ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऑथर्स हैं, कुछ आईटी प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने भी ये शिकायतें दिखाई हैं कि कैसे उनका जो यहाँ पर कंटेंट है उसका मिस यूज कर लिया गया है बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज़ के द्वारा, बहुत ही ज़्यादा वो उसका इस्तेमाल करते हैं। खासकर यूएस के जो मीडिया हाउसेज है, बिग टेक, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट वो करते ही रहते हैं। तो इसी वजह से एक लीगल बैटल दिखाई दे रही है कि कैसे अब ये जो लॉ सूट हुआ है, ये जो केस हुआ है, ये रीडिफाइन कर देगा जो भी लीगल टेन्योर यहाँ पे है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स जो भी हैं। क्योंकि अभी तक देखिए, अब कल भी हमने केस में जब इसके बारे में बात आई थी तो लोगों का कहना था या कोर्ट का बोलना था कि कैसे कोई ऑथर अगर आपके चीज़ को, यानी कि कोई चीज़ बनाई गई है ह्यूमन द्वारा, इंसान द्वारा, अगर कोई दूसरा इंसान उसको अपना बनाकर आगे बता रहा है तो वो कॉपीराइट माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो एक मशीन ऐसा कुछ कर रही है ना, तो इसको तो इस कैटेगरी में नहीं रखा जाना चाहिए। तो इसी वजह से एक ये लीगल डिस्प्यूट दिखाई दे रहा है कि कैसे ये जो यहाँ पर जनरेटिव एआई है उसके फ्यूचर को पूरा का पूरा वर्ल्ड वाइड बदल के रख देगा। अब इसके पूरे के पूरे यहाँ पर जो हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर वर्डिक्ट आएगी, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है जो एआई का फ्यूचर होगा। फिर देखते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स यहाँ पर परवेल्स करते हुए दिखाई दे रहा है कि ये जो जनरल एआई की कंपनीज़ हैं उनको कॉम्पनशिएट करना चाहिए, जो भी वो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके यूज़ के लिए, किसी के लिए भी, तो आप हमें उसके पैसे दे दीजिए, आप हम सबसे उठा रहे हो ना,
तो आप कॉम्पनसेट करो, पैसे दो। कैपिटलाइज्ड फर्म वगैरह के ऊपर ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि एक कोई भी कंपनी है उसको कॉपीराइट की लायबिलिटीज़ के लिए हैम्पर नहीं होना चाहिए डेवलपमेंट को, कि विकास को यहाँ पर नहीं रोका जाना चाहिए। तो दोनों डिबेट दिखाई दे रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये तो एक नई टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए अब नए कानून बनाए जाने चाहिए, क्योंकि पहले वाले कानून तो आज तक ऐसे कोई कानून है ही नहीं ना एआई से रिलेटेड। चलिए अब इससे क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ गए हैं, जो कि है रॉयल वेलकम प्लान्ड फॉर मैक्रोन एज ही अराइव्स फॉर रिपब्लिक डे। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है फ्रेंच के प्रेसिडेंट की, जो कि हमारे चीफ गेस्ट होने वाले हैं रिपब्लिक डे पर। 26 जनवरी को हम सबको पता है कि हमारे यहाँ पर रिपब्लिक डे होता है, या फिर हम बोले तो गणतंत्र दिवस होता है। तो इस दिन के लिए यहाँ पर फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा हमें ये भी देखने को मिला है कि सबसे पहले वो 2 दिन के लिए यहाँ पर आने वाले हैं, 48 घंटों के लिए वो हमारे मेहमान रहेंगे। सबसे पहले वो जयपुर के अंदर उतरेंगे, और जयपुर का जो एक यहाँ पर हम देख पाएंगे कि किला है, वहाँ पर उनका बहुत ही ग्रैंड वेलकम होगा। उसके अलावा मोटर करेड यहाँ पर परेड वगैरह करवाई जाएंगी, वो उनका भी यहाँ पर भाग बनेंगे। और उसके बाद वो 26 जनवरी को न्यू दिल्ली के अंदर आकर हमारा जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा वहाँ पर एक चीफ गेस्ट की तरह दिखाई देंगे। अब कहा जा रहा है कि इसके अलावा कुछ बातें होंगी, जैसे कि डिजिटल कोलैबोरेशन की। डिजिटल कोलैबोरेशन का क्या मतलब है कि डिजिटली आप कोलैबोरेट करेंगे। हमारे इंडिया की तरफ से बोलना है कि शायद फ्रांस के साथ ऐसा हो जाए कि फ्रांस के अंडर भी आप लोग इंडिया का जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, पैसे भेज पाएंगे अपने इंडियन नंबर से वहाँ से चीज़ें खरीद पाएंगे फ्रांस की कोई भी स्कैनर के ऊपर जो होता है। तो ये एक डिजिटल यहाँ पर कोलैबोरेशन की बातें हो रही हैं। क्लोज रिलेशनशिप की बात हो रही है कि दोनों कंट्रीज़ अपने साथ यहाँ पर अच्छे संबंध बनाए। और इसके अलावा हमारे देश के जो यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं उनको भी इनवाइट किया गया है फ्रांस के लिए। देखिए फ्रांस में क्या होने वाला है ना, कि फ्रांस के अंदर भी यहाँ पर एक परेड होने वाली है, जो कि होती है बेस्टाइल डे परेड। अब जब ये परेड होगी तो उसके अंदर हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर जाएंगे और इस परेड का वो भी भाग बनेंगे। तो ये एक इनविटेशन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी मिला है। तो दोनों देश अपने अच्छे तरीके से दोनों ही इस तरीके से दिखा रहे हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ वो खड़े हुए हैं और कैसे एक दूसरे के साथ आगे अपने संबंधों को अच्छा करना भी चाहते हैं। चलिए यहीं पे आज का जो न्यूज़पेपर था वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच अभी तक यहाँ पर बने रहने के लिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।